Bismillahirrahmanirrahim. Cambridge O-Level Physics, Paper 1 Multiple Choice Paper. Course code is 5054. Paper 1 Version 2, October-November 2012. In this session, we will see the complete solution of this paper. Okay, the first question is, the level of water in a measuring cylinder is 75 centimeter cube. A stone of volume 20 centimeter cube is lowered into the water. What is the new reading of the water level? तो जो ओरिजिनल वाटर लेवल है वो 75 सेंटीमीटर क्यूब है, उसके अंदर हमने स्टोन इंसर्ट किया है 20 सेंटीमीटर वॉल्यूम का। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 75 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर एंड दैट इज़ 95 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, the diagram shows three forces acting on a block. Which additional force will produce a resultant force of 3 न्यूटन to the left? इस वक्त कंडीशन क्या है ब्लॉक की कि 11 न्यूटन जो है वो राइट साइड पे फोर्स एक्ट कर रही है और लेफ्ट साइड पे 2 फोर्सेस हैं जिनका कंबाइंड इफेक्ट जो है वो 5 न्यूटन है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि नेट रिजल्टेंट फोर्स 3 न्यूटन टू द लेफ्ट हो तो हमें टोटल फोर्स जो लेफ्ट साइड पे रखनी है वो 14 न्यूटन होनी चाहिए, क्योंकि अगर 14 न्यूटन फोर्स लेफ्ट पर होगी और 11 न्यूटन फोर्स राइट पर होगी तो दोनों का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस 3 न्यूटन होगा और उनकी डायरेक्शन लेफ्ट को होगी। ठीक है, सो वी नीड ए 9 न्यूटन फोर्स टू द लेफ्ट। ये ऑप्शन सी है। 9 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, ये 14 न्यूटन बन जाएंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, और जब ये 11 न्यूटन वेक्टर्स में से सब्ट्रैक्ट होगा तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो 3 न्यूटन फोर्स होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 3. A table tennis ball is released from the top of an evacuated tube. Which graph shows how the speed of the ball changes with time as it falls to the bottom of the tube? Evacuated tube है, what does it mean? इसका मतलब ये है कि इसमें कोई एयर नहीं है, इस ट्यूब के अंदर स्पेस है। अगर स्पेस है तो फिर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, और फिर जो टेनिस बॉल है जो यहाँ से ड्रॉप होगी वो मूव करेगी विद एक्सेलरेशन। द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इज g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, एयर रेजिस्टेंस नहीं है और इसकी वेलोसिटी हर टाइम ड्यूरेशन में चेंज हो रही होगी। तो वेलोसिटी का या स्पीड का जो ग्राफ है ये अपवर्ड कर्व है, यूनिफॉर्म कर्व है स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो। एट ज़ीरो स्पीड ज़ीरो है और फिर स्पीड इंक्रीज़ कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट राइजिंग स्पीड है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। So the down speed will rise linearly under the influence of constant value of g, that is 10 meter per second square, option A. Question number 4. The speed time graph for a car is shown. What is the acceleration of the car at 30 second? 30 सेकेंड पे चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है, डेल्टा v ज़ीरो है 30 सेकेंड पर। ठीक है, change in velocity at 30 second is 0. So what is acceleration? Acceleration is change of velocity over time. Change of velocity 0 है तो acceleration is 0 है, तो option A is the correct option. So at the top at t is equal to 30 second, the acceleration is 0. The acceleration is 0 because the change in speed is 0. Okay, question number 5. The diagram shows a firework rocket. As the rocket flies through the air, three forces act on it. These forces are weight, thrust and air resistance. What are the three forces? जिस डायरेक्शन में रॉकेट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में थ्रस्ट है, तो Q इज द थ्रस्ट
और थ्रस्ट का जो ऑपोजिट फोर्स है, ठीक है, जो एयर रेजिस्टेंस है वो थ्रस्ट के ऑपोजिट एक्ट कर रही है, दैट इज एस. सो क्यू इज द थ्रस्ट, एस इज द एयर रेजिस्टेंस, और जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ वो आर है, आर इज द वेट. ठीक है. सो क्यू इज द थ्रस्ट, थ्रस्ट के ऑपोजिट फोर्स एयर रेजिस्टेंस है, दैट इज एस, and the force which is acting downwards toward the center of the earth is force R. So you can see in the table the correct option is option D. Thrust is the Q force, whereas air resistance is the opposite to the thrust, S, and weight is R force which is acting downward. So option D. Okay, question number 6. An object has a mass of 15 kg. It is pushed horizontally by a force of 40 Newton. The frictional force is 10 Newton. What is the acceleration of the object? The formula of the acceleration is F is equal to ma. Mass is given as 15 kg. But here the value of force will be the resultant force. Okay. So resultant force in this case is 40 Newton force. That is 40 Newton is the driving force. And 10 न्यूटन इज द फ्रिक्शनल फोर्स. तो ड्राइविंग फोर्स में से फ्रिक्शनल फोर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू विल गेट द रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स इन दिस केस इज 30 न्यूटन, mass is 15 kg, and we know acceleration is F over m. F is equal to ma. ठीक है, ये इक्वेशन है फोर्स की, और यहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं. A is equal to F over m. वैल्यूज पुट कर दें 13 over 50, so the acceleration is 2 Newton per kg or 2 meters per second square. Option C. Okay, question number 7. An object Y is in a fixed position on a rod. A weight X is moved and the position of a pivot is adjusted until the rod balances on the pivot as shown. The experiment is repeated in a region where the gravitational field strength is lower. What is done to keep the rod balanced? अच्छा, इस कंडीशन में देखिए रॉड बैलेंस्ड है, यानी जो क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं दैट आर इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स. मोमेंट्स क्या हैं? द वेट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइज डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट. ठीक है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है. और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स जो है वो क्या बन रहे हैं? द वेट ऑफ द वाई मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस ऑफ द वाई फ्रॉम द पिवट. ठीक है, ओके. अब अगर हम इस सिस्टम को किसी दूसरे प्लेनेट पे ले जाएं जहाँ पर जी की वैल्यू डिफरेंट है, तब क्या होगा, ये पूछा जा रहा है. अच्छा, अगर आप दूसरे प्लेनेट पे चले जाएं तो अगर जी की वैल्यू डिफरेंट हो रही है, जी की वैल्यू इस केस में कम है ज़्यादा हो रही है या डिफरेंट है, तो उस केस में एक्स का वेट भी चेंज हो जाएगा उसी प्रोपोर्शन से, और वाई का वेट भी उसी प्रोपोर्शन से चेंज हो जाएगा. तो सिस्टम पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, जो चेंज एक्स में आएगा वही चेंज वाई के अंदर आ जाएगा फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ पर किसी किस्म की आपको रीलोकेशन करने की ज़रूरत नहीं है. रीलोकेशन कहाँ पे करनी होगी? रिमेंबर, या तो एक्स का मैस चेंज हो रहा है या वाई का मैस चेंज हो रहा है. ठीक है, वहाँ पे रीलोकेशन करनी होगी पिवट की. या एक्स का डिस्टेंस पिवट से चेंज कर दिया गया है या वाई का पिवट से डिस्टेंस चेंज कर दिया गया है. ठीक है, तो जी की वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होने से एक्स का वेट भी उसी प्रोपोर्शन से चेंज होगा जिस प्रोपोर्शन से वाई का वेट जो है वो चेंज हो रहा है. ठीक है, ओके. सो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. पिवट में कोई चेंज नहीं है, नो मूवमेंट, और एक्स के अंदर भी कोई चेंज नहीं करनी, नो मूवमेंट. ठीक है, क्योंकि वाई का जो फोर्स है वो भी उसी प्रोपोर्शन से चेंज हो रहा है जिस प्रोपोर्शन से एक्स का जो है वो फोर्स चेंज हो रही है या उसका वेट चेंज हो रहा है. So option D is the correct option. Okay, question number 8. 4 solid uniform cones have equal weight. They are placed on a bench as shown in the scale diagram. Which cone is the most stable? चारों कोन्स का इक्वल वेट है. ठीक है, अगर इक्वल वेट है दैट मीन्स चारों कोन्स का इक्वल मैस है. m इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इक्वल मैस है चारों कोन्स का. तो इस केस में ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी? जिसका वो कौन ज़्यादा स्टेबल होगी जिसका जो है वो वाइडेस्ट बेस एरिया होगा. ठीक है, और उसका जो सेंटर ऑफ मैस है, अगर बेस
एरिया वाइडर होगा तो सेंटर ऑफ मास जो है वो डेफिनेटली लोअर होगा. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेबल, कौन सी बॉडी ज़्यादा स्टेबल होगी? अगर इक्वल मैसेज हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, तो याद रखिएगा कि वो बॉडी ज़्यादा स्टेबल होती है जिसका बेस एरिया वाइड हो और उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो लोअर हो. दैट बॉडी इज़ द मोस्ट स्टेबल. सो इन दिस केस सी इज़ द मोस्ट स्टेबल. Question number 9. The diagram shows how the length of a spring changes when a load of 10 Newton is hung on it. जो ओरिजिनल एक्सटेंशन है स्प्रिंग की वो 5 सेंटीमीटर की है जब इस पर कोई लोड जो है वो हम हंग नहीं कर रहे. ठीक है. जब हम 10 न्यूटन का लोड इसके साथ हमने अटैच किया है तो अब जो स्प्रिंग की टोटल लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है. 5 सेंटीमीटर इसकी ओरिजिनल लेंथ है और 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है जब हमने लोड 10 न्यूटन इस पर अटैच किया है. तो एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी? एक्सटेंशन डेफिनेटली 8 माइनस 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लोड 10 न्यूटन. सो इट मीन्स जो 10 न्यूटन लोड है वो 3 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा. अगर लोड को डबल कर देंगे, क्योंकि ये लीनियर रीजन में ऑपरेट कर रहा है, हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, अगर हम लोड को डबल कर देंगे तो एक्सटेंशन भी डबल हो जाएगी. ठीक है. तो 10 न्यूटन में एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है 3 सेंटीमीटर, तो 20 न्यूटन में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी 6 सेंटीमीटर. ठीक है. तो 20 न्यूटन में एक्सटेंशन 6 सेंटीमीटर प्रोड्यूस हो रही है और ओरिजिनल इसकी लेंथ थी 5 सेंटीमीटर. तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी स्प्रिंग की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 20 न्यूटन फोर्स, दैट विल बी 11 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन बी, 11 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन. Okay. Question number 10. The mass and the volume of a bar made from metal X are measured. The masses and volumes of 4 other bars are measured. Which bar is made from a metal with a density that is double that of X? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है mass per unit volume. Mass constant quantity है. ठीक है. अब अगर मैस कांस्टेंट क्वांटिटी है तो डेंसिटी जो है डबल कब होगी एक्स से? जब उसका वॉल्यूम हाफ हो जाएगा. वॉल्यूम हाफ हो जाएगा तो डेंसिटी ट्वाइस हो जाएगी. ठीक है. सो डेंसिटी इज मैस पर यूनिट वॉल्यूम. दोबारा इस क्वेश्चन को देख लें. द मैस एंड द वॉल्यूम ऑफ ए बार मेड फ्रॉम मेटल एक्स आर मेजर्ड. द मैसेज एंड वॉल्यूम्स ऑफ 4 अदर बार्स आर मेजर्ड. विच बार इज मेड फ्रॉम ए मेटल with a density that is double that of x. So it is option D. उसका वॉल्यूम हाफ है, उसका मैथ सेम है, वॉल्यूम हाफ है तो डेंसिटी डबल हो जाएगी. ठीक है. ओके. क्वेश्चन नंबर 11. Four solid blocks with flat surfaces are placed on soft plasticine in the positions shown. Which block sinks the deepest into the plasticine? ये 4 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए बी सी एंड डी. जो वो ब्लॉक ज़्यादा सिंक होगा जिसका मैस ज़्यादा है और नंबर 2 उसका बेस एरिया कम है. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट है. इफ़ द बेस एरिया, जो बेस एरिया अब कम किसका है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये बेस एरिया कम है. और वेट किसका ज़्यादा है? वेट जो है चारों में 1 kg है. ऑप्शन बी है. ऑप्शन बी में मैस, ऑप्शन बी में जो मैस है दैट इज़ 1 kg और इसका जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर है. तो इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा. ये प्लास्टिसाइन को ज़्यादा सिंक करेगी या ज़्यादा प्रेस करेगी. ठीक है. जब ये प्लास्टिसाइन के ऊपर प्लेस होगी.
जो प्रेशर है, बल्कि आपको मैं फार्मूले से बता देता हूँ. प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया. तो फोर्स क्या है, वेट है, W इज इक्वल टू एम जी. तो वेट किसका ज़्यादा होगा, जिसका मैस ज़्यादा होगा. ठीक है, तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. अब मैस इन चारों ब्लॉक्स में किसका ज़्यादा है, या ऑप्शन ए में है या ऑप्शन बी में, फोर्स पर यूनिट एरिया. तो फोर्स इन मैस इनका ज़्यादा है तो वेट इनका ज़्यादा होगा. और जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है. प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है. तो एरिया किसका कम है, ऑप्शन बी में. तो ऑप्शन बी में एरिया इज़ द स्मॉलेस्ट, और जो इसका वेट है वो हाईएस्ट है, लिहाजा ये ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा प्लास्टिसाइन पर, और प्लास्टिसाइन विल सिंक द डीपेस्ट. ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. The end of a bicycle pump is sealed. The temperature of the air does not change as the piston is pushed in. The final volume of trapped air is one quarter of the original volume. How does the pressure of the trapped air change? This system follows the Boyle's law, because the temperature of the inside air does not change. So initial volume multiplied with the initial pressure is equal to the final volume multiplied with the final pressure. ठीक है, तो फाइनल जो वॉल्यूम है वो हमने फाइनल वॉल्यूम जो है वो 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम है. तो ये इक्वेशन है, इसके अंदर फाइनल वॉल्यूम की आप जो है वो, अगर फाइनल वॉल्यूम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम है तो इस इक्वेशन के मुताबिक जो फाइनल प्रेशर है दैट शुड बी 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर. ठीक है, तो द फाइनल प्रेशर विल इंक्रीज टू 4 टाइम्स टू द ओरिजिनल वैल्यू. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 13. Hydroelectric, tidal and fossil fuel power stations generate electrical energy. Do these use renewable sources of energy? अच्छा, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में आप समझ लें कि कौन से सोर्सेज जो हैं वो रिन्यूएबल हैं. एक तो लाइट एनर्जी है, कमिंग फ्रॉम द सन. सेकंड विंड एनर्जी है. थर्ड जो है वो टाइडल एनर्जी है. और इसके अलावा ये वाटर है. ये 4 मैंने आपको बताए. दीज आर वेरी फेमस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उसमें फॉसिल फ्यूल है, जिसमें डीजल है, गैस है. ठीक है, और इसके अलावा जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, दीज आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंड टाइडल आर renewable energy sources, whereas fossil fuel is not a renewable energy source. Question number 13, option D. Question number 14. An object of mass 5 kg is carried a distance of 4 meters across a room at a constant height above the floor. What is the work done on the object? Work done इस केस में ज़ीरो है. वो इसलिए ज़ीरो है कि हमने कैरी तो किया है 5 kg का मैस, कांस्टेंट हाइट पे कैरी किया है, लेकिन हम उसको मूव नहीं कर रहे उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें. क्योंकि जब हम इसे कैरी करेंगे तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में. तो वर्क डन तब होगा जब हम इसको अपवर्ड लिफ्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि हमने इसको कैरी किया हुआ है, लेकिन इसकी बजाय हम इसको हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं. इसकी हाइट चेंज नहीं हो रही, बल्कि हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग इट्स हाइट. दैट्स वाई द वर्क डन इज ज़ीरो. ठीक है, तो वर्क डन कब होता है कि फोर्स अप्लाई हो रही है और जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होना चाहिए. तो अगर तो डिस्टेंस इस केस में वर्टिकली चेंज हो रहा होता तो फिर तो वर्क डन होता, लेकिन चूंकि फोर्स तो वर्टिकली अप्लाई हो रही है अपवर्ड, लेकिन डिस्टेंस जो है वो हॉरिजॉन्टली चेंज हो रहा है, तो इस केस में वर्क डन इज ज़ीरो. So option A is the correct option. Question number 15. A gas in a container of fixed volume is heated. What happens to the molecules of the gas? जब कंटेनर में गैस है और आप हीट कर रहे हैं, उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो जब थर्मल एनर्जी प्रोवाइड होगी तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज कर जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. दे विल मूव मोर फास्टर, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन.
Question number 16. In hot weather, people use electric fans to keep cool. Why do the fans make them feel cool? जब फैन ऑन होता है, फैन की रोटेशन होती है, ठीक है। फैन जब रोटेट करता है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम फैन को प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी उसके ब्लेड्स को मूव करते हैं। अब वो जो मैकेनिकल एनर्जी जिससे वो ब्लेड्स मूव कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि वो मैकेनिकल एनर्जी एयर के मालिक्यूल्स को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो एयर के मालिक्यूल्स भी वो एनर्जी रिसीव करते हैं और वो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, वो फास्टर मूव करना शुरू कर देते हैं। और जब वो ह्यूमन बॉडी से स्ट्राइक करते हैं, ह्यूमन स्किन से स्ट्राइक करते हैं, तो जो उनके पास एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, वो ह्यूमन जो बॉडी की स्किन पर जो वाटर वेपर्स मौजूद हैं उनको वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उससे जो वाटर वेपर्स मौजूद हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उन ड्रॉपलेट्स की जो अंदर उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मूव इन्हेंस कर जाती है। अब वो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा इन्हेंस कर जाएगी कि उनके दरमियान जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं या कोवलेंट बॉन्ड्स हैं बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, वो ब्रेकअप हो जाते हैं। यानी वो एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो उन बाइंडिंग फोर्सेस को ओवरकम कर लेती है, ठीक है। तो फिर ये जो ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये एयर के अंदर जो है वो इवेपोरेशन प्रोसेस से मूव कर जाते हैं। तो इवेपोरेशन प्रोसेस से क्या होता है कि जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो तो एयर में चले गए और जो बॉडी की स्किन के ऊपर लोअर एनर्जी के मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। तो अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लोअर हो जाएगी तो वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दैट्स द मेन रीज़न। सो दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ाएंगे वो, ठीक है। कि जो एनर्जी एयर के मॉलिक्यूल के पास है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी स्किन के पास, स्किन के मॉलिक्यूल्स के पास जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, और इस तरह से रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा और कूलिंग इफेक्ट स्किन के ऊपर फील होगा। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Okay, question number 17. Four metal canes are identical except the color and the texture of their outer surfaces. 100 centimeter cube of water at 70 degrees Celsius is poured into each can. Which cools the most rapidly? Okay, ये जो क्वेश्चन है ये इसका ताल्लुक है कि कौन सा कलर जो है वो हीट रेडिएशन को अच्छी तरह से एमिट करता है, ठीक है। विच कलर इज़ ए गुड एमिटर। तो इसमें से आप समझ लें 4 कलर्स गिवन हैं। जो बेस्ट कलर है, जो बेस्ट एमिटर है वो ब्लैक रफ सरफेस है। ब्लैक रफ इज़ द बेस्ट एमिटर ऑफ हीट रेडिएशंस। द सेकंड बेस्ट इज़ ब्लैक शाइनी। द थर्ड बेस्ट इज़ वाइट रफ एंड द लास्ट और द वर्स्ट गुड एमिटर इज़ वाइट शाइनी, ठीक है। तो वाइट शाइनी के केस में बहुत कम हीट जो है वो रेडिएट होगी या एमिट होगी, और ब्लैक रफ के केस में ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो एमिट होगी। ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो दैट मीन्स कि अगर चाय है आपके पास और आप चाहते हैं कि चाय जो है वो जल्दी ठंडी ना हो, तो उसको उस सरफेस के अंदर स्टोर करें जो वाइट है और जो शाइनी सरफेस है, ठीक है। तो उसमें जो एनर्जी है चाय की ड्रिंक की, जो हॉटेस्ट उसके अंदर उसका जो टेम्परेचर है वो जल्दी कूल डाउन नहीं होगा। सो इन दिस केस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18. A liquid in glass thermometer consists of a bulb containing a liquid which expands into a very thin capillary tube. The liquid in the thermometer is replaced by the same volume of a different liquid that expands more for the same temperature rise. The new thermometer will have. अच्छा, आपने लिक्विड चेंज कर दिया, पहले मरकरी था, आपको नया लिक्विड डाल दिया है। वो ये है कि वो कम टेम्परेचर पे ज़्यादा एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है। दैट मीन्स मोर सेंसिटिव है। थोड़ी सी उसको टेम्परेचर वेरिएशंस मिलती है, एक्सपेंशन ज़्यादा दिखाता है, तो ये ज़्यादा सेंसिटिविटी है, ठीक है। लेकिन चूँकि उसका साइज़ सेम है कैपिलरी ट्यूब का, तो उसकी रेंज कम हो जाएगी, यानी उसके रेंज कम हो जाएगी, सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। सो इन दिस केस द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ग्रेटर सेंसिटिविटी, क्योंकि वो लोअर टेम्परेचर पे ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, ग्रेटर सेंसिटिव है। लेकिन चूँकि वो ज़्यादा एक्सपेंड किए जा रहा है, उसकी जो रेंज है वो स्मॉलर हो जाएगी,
ठीक है, तो बट हैव ए स्मॉलर रेंज। क्वेश्चन नंबर 19, an ice cube at a temperature of 0 degree Celsius has a mass of 10 gram. The specific latent heat of fusion of water is 3 into 10 to the power 5 joule per kg. How much heat energy is needed to convert the ice cube into 10 gram of water at 0 degree Celsius? इसका फार्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई विद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैस केजी में होना चाहिए क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो जॉल्स पर केजी में है। तो मैस यहाँ पे गिवन है 10 ग्राम। पहला काम तो ये करें कि इसको केजी में कन्वर्ट करें। तो 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, इट विल बी 0.001 केजी। तो इसलिए मैंने 0.01 लिखा हुआ है सोल्यूशन के अंदर, 0.01 केजी, ठीक है। ये मैंने 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट जो उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 3 वैसे लिख दिया। उसके बाद 10 टू रेज़ टू पावर 5 है, इसको मैंने 100,000 लिख दिया। 10 टू रेज़ पावर 5 इज़ 100,000। इन तीनों फिगर्स को नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, आंसर विल बी 3000 जॉल। सो एनर्जी इन दिस केस इज 3000 जॉल। यूनिट्स का बस ख्याल रखना है कि मैथ शुड बी इन केजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, a strip is made from two metals joined together. The diagrams show the strip at room temperature and after it has been cooled. अब ये देखें, ब्रास और इनवार दो मेटल्स हैं। इनको जब कूल किया जा रहा है तो ब्रास तो बड़े रेगुलर शेप्स में कूल हो गया है, ठीक है, और जो इनवार है वो ब्रास जो है वो तो बड़ी अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर गया, लेकिन जो है वो बार जो है वो इनवार जो है उसके अंदर रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, ठीक है। तो अब इससे क्या है, इससे क्या समझ आ रही है? इससे ये समझ आ रही है कि जो ब्रास है या पीतल है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू इनवायर। जब ब्रास ने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इनवायर चूँकि उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो इसलिए उसकी शेप जो है वो इरेगुलर होगी। सो ऑप्शन ए, ब्रास कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन इनवार। Question number 21. In a ripple tank, a vibrator produces circular wavefronts which hit a flat surface. The reflected wavefronts are also parts of circles. Where is the center of those circles? तो जो सर्कल प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका सेंटर वाइब्रेटर पे है, ठीक है। जो सर्कल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे आप देखें 4 ऑप्शंस हैं। तो वाइब्रेटर डी पर है, उसके ऊपर सी जो है ये फ्लैट सरफेस को दिखाया गया। तो जितना ये जो इंसिडेंट हैं वेव्स, इनका सेंटर जितना फ्लैट सरफेस से दूर है, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स होंगे उनका सेंटर भी फ्लैट सरफेस से उतना ही अवे होगा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जितना डिस्टेंस डी का फ्लैट सरफेस से है उतने डिस्टेंस ए का सी से है। सी इज़ द फ्लैट सरफेस। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स का जो सेंटर है वो ए पर होगा, which is same distance away from the at that of vibrator from the flat surface. So option A is the correct option in this case. Question number 22. An object is placed in front of a plane mirror. The image produced is. अच्छा, जो इमेज प्लेन मिरर में बनता है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो वर्चुअल इमेज होता है, अपराइट होता है, सेम साइज़ का होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है, यानी राइट लेफ़्ट उसकी पोजीशन इन्वर्ट कर देंगे। जो लेफ़्ट हैंड है वो राइट हैंड बन जाएगा इमेज में, और राइट हैंड लेफ़्ट हैंड बन जाएगा इमेज में। तो ये लिटरली इन्वर्टेड होता है, लेकिन इसका डिस्टेंस सेम होता है। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से होता है उतना ही इमेज का डिस्टेंस बनता है मिरर से। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। तो ऑप्शन डी देखें, वर्चुअल इमेज है एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। Question number 23. Ray of red light enters a semi-circular glass block normal to the curved surface. Which diagram shows the partial reflection and partial refraction of the ray? Okay, so laws of reflection देख लेते हैं। 2 मेन पॉइंट्स हैं कि incident angle should be equal to reflection angle, and number 2, both incident and reflected ray should be in the same medium. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं जो एप्लीकेबल है इस क्वेश्चन में। व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम ए डेंस मीडियम टू ए लेस डेंस मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल
as the speed of ray becomes higher in less dense medium. दो लॉस हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी में देखें, एक यहाँ पे एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, और नॉर्मल्स के साथ जो इंसिडेंट रे है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बना रही है और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना रही है. दोनों एंगल्स जो हैं वो सेम है, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर इन ग्लास, ठीक है. जो पार्टली रे रिफ्रैक्ट हुई है फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, तो ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होता है एज दैट ऑफ द एयर. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस है, ये लेस डेंसर मीडियम है, तो जब रे ऑफ लाइट एयर के अंदर जाएगी इट विल मूव फास्टर, और जब मूव फास्टर हो, जब ये फास्ट मूव करेगी देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो जो रिफ्रैक्शन एंगल है इन दिस केस इज हायर देन द इंसिडेंट एंगल. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 4. A lens is used to produce a magnified image as shown in the scale diagram. ठीक है. What is the linear magnification of the object? तो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट अगर आपकी फाइंड करनी है तो आप सिंपली क्या करेंगे कि स्केल से ऑब्जेक्ट की हाइट देख लें सेंटीमीटर में कितनी है, और इमेज की हाइट देख लें सेंटीमीटर में कितनी है. तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है इमेज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इमेज हाइट ले लें, ऑब्जेक्ट की हाइट ले लें, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर इन दिस केस इज 3. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. विच स्टेटमेंट अबाउट रेड लाइट एंड ब्लू लाइट इज करेक्ट? तो रेड लाइट और ब्लू लाइट के बारे में समझ लें. ये जो वाइट लाइट है उसका स्पेक्ट्रम है, तो उसमें रेड लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है. सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी है वो रेड लाइट की होती है इस वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में या लाइट स्पेक्ट्रम में, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो वायलेट की है, ठीक है. यानी ब्लू की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेड से ज़्यादा है. अगर ब्लू की फ्रीक्वेंसी रेड से ज़्यादा है तो ब्लू की जो वेवलेंथ है वो रेड से कम होगी, और रेड की जो वेवलेंथ है वो ब्लू से ज़्यादा होगी, ठीक है. अगर फ्रीक्वेंसी रेड की कम है तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, लेकिन स्पीड जो है वो तमाम जो कलर्स हैं उनकी स्पीड सेम होती है. स्पीड इफेक्ट नहीं होती, स्पीड सेम होती है. ओके, सो ऑप्शंस देखते हैं. रेड लाइट हैज़ ए लॉन्गर वेवलेंथ दैन ब्लू लाइट. ऑप्शन बी यस, क्योंकि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए इसकी वेवलेंथ लॉन्गर है. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Question number 26. A magnet is placed close to an iron bar. The iron bar becomes an induced magnet. Which magnetic poles are formed at the ends X and Y of the bar? तो ये आयरन बार है, जब इसको मैग्नेट के पास रखेंगे तो इसके अंदर ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ जाएंगे. अब जब मैग्नेटिक इफेक्ट्स आएंगे तो एन के जो ऑपोजिट है वो एस होना चाहिए, ठीक है. जो एंड एक्स है शुड बी एस, और जो वाई जो एंड है वो शुड बी एन, ठीक है. तो इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में या जिस कन्फिग्रेशन में ये मौजूद हैं, तो एन के ऑपोजिट शुड बी एक्स, और एन जो फार एंड है आर एन का वो दैट शुड बी एन. तो वाई एन होना चाहिए और एक्स को एस होना चाहिए. तो ऑप्शन सी देखते हैं. ऑप्शन सी में एंड एक्स एस है और एंड वाई जो है वो एन है, ठीक है. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस. ऑपोजिट जो पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम पोल्स हैं वो जो है वो रिपेल करते हैं. Question number 27. A small uncharged metal sphere hangs from an insulating thread. A negatively charged rod moves close to the sphere. Which diagram shows the charges on the sphere and its final position? अच्छा, ये देखें तो ये अनचार्ज मेटल स्फीयर है. जब इसके पास हम नेगेटिवली चार्ज आयरन रॉड लेकर जाएंगे तो क्या होगा कि मेटल स्फीयर्स के जो अंदर जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिव चार्जेस हैं, दैट विल मूव अवे, ठीक है. दैट विल मूव अवे. तो ये स्फीयर के राइट साइड पे चले जाएंगे, और स्फीयर के राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे. एक तो ये इफेक्ट होना चाहिए
कि स्फीयर्स के लेफ़्ट साइड पर पॉजिटिव चार्जेस होने चाहिए और स्फीयर के राइट साइड पर जो है वो नेगेटिव चार्जेस होने चाहिए। एक तो ये होना चाहिए स्फीयर की चार्ज की जो पोजीशन है वो ये होनी चाहिए। नंबर टू, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज अब लेफ़्ट में हैं और जो रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो देयर शुड बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो जो थ्रेड है दैट शुड बी इंक्लाइन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अब इस कॉन्सेप्ट में जो है ना वो आप आंसर को देखते हैं। ओके, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ए में आप देखें तो पॉजिटिव चार्जेस आर ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज रॉड है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्जेस आर रिपेल होके स्फीयर के दूसरे एंड पे चले गए हैं। और जो चूँकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए जो थ्रेड है वो इज़ मूविंग इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स द नेगेटिव रॉड। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 28. A metal wire has length L and cross-sectional area. What is the resistance proportional to? Resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the area. ठीक है, तो directly proportional to length and inversely proportional to area. So option A is the option C. It's not A, is option C. L over A is the correct option. Question number 29. A student joins 3 6 ohm resistors as shown in the diagram. What is the total resistance between points X and point Y? अच्छा, ये तीन रेजिस्टेंस हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। या तो आप फार्मूला लगा लें 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और इसमें लिखें 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 6 एलसीएम ले लें। ठीक है, तो 1/r इक्विवेलेंट विल बी 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6/3, दैट इज़ 2 ओम। यहाँ तो उस फार्मूले से निकाल लीजिए, या मैंने एक दूसरा भी मेथड बताया है, सेम है। पहले मैंने दो जो हैं रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस, मैंने उनका इक्विवेलेंट निकाले। जैसे 6 और 6 है, तो दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में रखें, ऐड करके डिनोमिनेटर में रखें। सो R1 R2 और R1 प्लस R2, तो 3 ओम आता है। फिर 3 और 6 का पैरेलल कर लें। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 6/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 ओम। दोनों फार्मूले यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर लें, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। वहाँ से आर इक्वल फाइंड कर लें, या आप इस मेथड से यूज़ कर लें, चॉइस इज योर्स। So the correct option here is 2 ohm. Question number 30. P and Q are electrical symbols. What do these symbols represent? Okay, R का सिंबल देखें। R का सिंबल जो है ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। Q का सिंबल देख लें। Q का सिंबल जो है ये फ्यूज़ है, और जो थर्ड सिंबल है ये जो है रिले का सिंबल है। तो अब इसमें ऑप्शंस देख लें। ऑप्शन बी है, पी जो है वो रिले का सिंबल है, और क्यू जो है फ्यूज़ का है, और आर जो है वो रजिस्टर का है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31. A lamp is rated 60 watt on a 240 volt supply. What is the current in the lamp when used normally? तो यहाँ पे पावर का फार्मूला यूज़ करेंगे, P इज़ इक्वल टू वी आई। ठीक है, आपने आई फाइंड करना है, वोल्ट की वैल्यू गिवन है 240, और जो है लैम्प की जो रेटेड वैल्यू है 60 वाट पावर की वैल्यू वो भी गिवन है। सो आई इज इक्वल टू पी ओवर वी, तो ये 60 वाट ओवर 240 कर लें, इट इज़ 0.25 एम्पेयर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यस, the cost of electricity is 16 cent per kilowatt hour. What is the total cost of using a 3 kilowatt heater for 4 hours? तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 4 किलोवाट मल्टीप्लाई विथ 3 आवर मल्टीप्लाई विथ 16 सेंट। तो अगर हम यूनिट निकाल दें, अगर हम यूनिट नहीं कैलकुलेशन में रखना चाह रहे, तो हमें क्या करना होगा, 4 मल्टीप्लाई विथ 3 किलोवाट, तो 3 मल्टीप्लाई विथ 4 आवर्स मल्टीप्लाई विथ 16 सेंट।
तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा अगर उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और फिर इनको 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 16 सेंट। तो यहाँ से आपको कॉस्ट टोटल आ जाएगी सेंट्स में। Two parallel wires carry currents in opposite directions. Three plotting compasses are placed in the positions shown. The currents in both wires are reversed. How many compasses needles change direction? Ignore the effect of Earth's magnetic field. तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर करंट की डायरेक्शन तमाम वायर्स में रिवर्स हो चुकी है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड्स की जो डायरेक्शंस हैं वो भी रिवर्स हो चुकी हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी हैं तो ये जो कंपास नीडल है इसकी भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगी। सो इन दिस केस द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 34. Which single coil motor has the largest turning effect? So largest turning effect उस मोटर का होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉइल टर्न्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, और उसके अंदर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। और थर्ड क्राइटेरिया ये है कि वो आयरन कोर में हो, क्योंकि आयरन कोर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कन्फाइंड रहती है। तो करंट इन कॉइल देखें तो 10 एम्पेयर सबसे ज़्यादा डी ऑप्शन में है, और 200 नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के ये सबसे ज़्यादा हैं, और आयरन कोर है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, a magnet. Question number 35. A magnet is moved towards a coil of insulated wire. A voltmeter connected across the coil shows a positive reading. What produces a high reading on the voltmeter? Okay. In order to produce high readings on the voltmeter, either increase the number of turns of the coil or increase the strength of the magnetic field lines और इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। ये तीन टास्क हो सकते हैं। या तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल बढ़ा देंगे, उससे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी, या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या मैग्नेट है उसको स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज़ करें, या जो उसकी मूवमेंट है मैग्नेट की टुवर्ड्स द कॉइल उसको बढ़ा दें, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट्स में ऑप्शंस देखते हैं। 35 ऑप्शन सी, moving the magnet towards the coil at a faster speed. So option C is the correct option. Question number 36. The diagram shows the output of an AC generator as displayed on a cathode ray oscilloscope. The horizontal scale is 5 millisecond per centimeter. What is the time for one complete rotation of the coil of the generator? One small scale is 1 centimeter as shown. One time period of waves complete in 4 squares. It's not 6 squares. One time period of wave completes in 4 squares. You can see कि जो इसका पॉजिटिव हाफ है वो 2 स्केट्स में कंप्लीट हो रहा है और नेगेटिव हाफ भी 2 स्केट्स में कंप्लीट हो रहा है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 4 स्केट्स का, इट इज़ नॉट 6 स्केट्स, 4 स्केट्स। सो टाइम पीरियड इज़ देयर फॉर 4 सेंटीमीटर। 4 स्केट्स हैं, हर स्केयर का जो टाइम पीरियड है, हर स्केट्स का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो टाइम पीरियड 4 सेंटीमीटर बन जाएगा। ओके, वी नो द हॉरिजॉन्टल स्केल इज़ गिवन एज 1 सेंटीमीटर इज़ 5 मिलीसेकंड। So time period of wave is therefore 5 millisecond per centimeter multiplied with 4 centimeter, and that is 20 millisecond. So option C here is the correct option. Question number 37. The trace of a waveform is seen on the screen of a cathode ray oscilloscope.
Okay, which statement about the controls is correct? यहाँ पर देखिए तो दो कंट्रोल्स नॉब सामने आ रहे हैं, एक वर्टिकल गेन का नॉब है और एक टाइम बेस का नॉब है। जो वर्टिकल गेन का जो नॉब है, अच्छा इस ध्यान में ये रखें कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है वेव फॉर्म, उसका एम्पलीट्यूड या उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, सिर्फ डिस्प्ले किस तरह से करवाना है ये नॉब एडजस्ट करते हैं। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा एम्पलीट्यूड को जो है ना बड़ा शो करें, ठीक है, यानी जो वर्टिकल स्केट्स हैं इनका हम स्केलिंग इफेक्ट ज़्यादा कर दें, तो फिर हम वर्टिकल गेन को एडजस्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम जो हॉरिजॉन्टल में जो स्केट्स हैं उनकी स्केलिंग चेंज कर दें, तो हमें टाइम बेस जो है उसको चेंज करना होगा। ठीक है, कि हम कितने टाइम पीरियड्स देखना चाह रहे हैं एक वेव फॉर्म के, वो हम एडजस्ट करेंगे टाइम बेस से। और हम कितना एम्पलीट्यूड हम देखना चाह रहे हैं वेव का, वो हम वर्टिकल गेन से एडजस्ट करेंगे। सो ऑप्शन बी, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रेस इज चेंज्ड बाय एडजस्टिंग द वर्टिकल गेन। So with time based adjustment, you can decide how many time periods of the wave in horizontal axis you wish to see, and with vertical gain adjustment you decide how many amplitude per square in vertical axis you wish to see. Okay, तो यहाँ पे दो ही कंट्रोल नॉब्स हैं, वर्टिकल गेन, ठीक है, कि कितना आप स्केलिंग देख करना चाह रहे हैं एम्पलीट्यूड का वर्टिकल में, वो वर्टिकल गेन से एडजस्ट करेंगे वोल्टेज पर सेंटीमीटर, ठीक है, और कितना आप टाइम पीरियड्स देखना चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो वो आप टाइम बेस एडजस्ट करेंगे मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मैनी प्रोटॉन्स आर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ रेडियम। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 88, एटॉमिक नंबर 88 है, तो यही प्रोटॉन नंबर है, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दिस केस इज एटॉमिक नंबर विच इज़ इक्वल टू 88, और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो 88 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। Question number 39. The diagram shows the radioactive emissions that pass through a piece of plastic and a piece of metal of the same thickness. Which type of radioactive emissions can distinguish between the plastic and the metal? अच्छा, ये तीन रेडियो एक्टिव रेज हैं, एक अल्फ़ा है, एक बीटा है, गैमा है। अगर आप गौर करें तो अल्फ़ा प्लास्टिक से भी स्टॉप हो रही है और मेटल से भी स्टॉप हो रही है। तो अल्फ़ा जो है ना प्लास्टिक में प्लास्टिक और मेटल में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, ये दोनों में स्टॉप हो रही है। गैमा रेज देख रहे हैं दोनों में पास हो रही है, गैमा प्लास्टिक में भी पास हो रही है और मेटल में भी पास हो रही है, तो ये भी दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही, दोनों में पास हो जाती है। सिर्फ बीटा रे है इस केस में जो प्लास्टिक में पास हो जाती है और जब मेटल नज़र आता है तो वहाँ स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो बीटा ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। सो ओनली बीटा इज पास बाय प्लास्टिक एंड स्टॉप्ड बाय मेटल। जब बीटा प्लास्टिक को देखती है तो पास कर जाती है, जब मेटल को देखती है तो रुक जाती है। तो बीटा जो है वो इस केस में डिस्टिंग्विश कर सकती है बिटवीन दीज टू मेटल्स, प्लास्टिक एंड मेटल। ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। द बैकग्राउंड काउंट रेट इन लेबोरेटरी इज 10 काउंट्स पर मिनट। द measured count rate from a radioactive source is 410 counts per minute, which includes the background. The half-life of the source is 5 days. What is the measured count rate after 15 days? Okay, जो काउंट रेट है, इनिशियल काउंट रेट है सोर्स का, वो 400 है। आफ्टर वन हाफ लाइफ साइकिल ऑफ द सोर्स, दैट इज आफ्टर 5 days, द काउंट रेट ऑफ द सोर्स विल बिकम हाफ। तो एक लाइफ साइकिल के बाद जो काउंट रेट बन जाएगा वो 200 काउंट्स पर मिनट होगा। आफ्टर टू हाफ लाइफ साइकिल्स ऑफ द सोर्स, दैट इज आफ्टर 10 days, the count rate of the source will become further half, that is 200 divided by 2, 100 counts per minute. After 3 half life cycles of the source, that is after 15 days, the measured count rate will be further half, that is 100 divided by 2,
दैट इज़ 50। ठीक है, तो काउंट रेट जो है वो 50 हो चुका है सोर्स का आफ्टर 3 हाफ लाइफ साइकिल्स और आफ्टर 15 डेज। लेकिन जब आप इसे मैयर करेंगे तो जो बैकग्राउंड जो काउंट रेट है वो भी मैयर्ड होगा। ठीक है, तो मैयर्ड हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 60 काउंट्स पर मिनट आएगी। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस।